हाँ, आप सभी की माता, भारत माता। युगों पूर्व हुआ वो गंगावतरण मुझे आज भी स्मरण है। भगवान श्री हरि के चरणापुष्ट से निकली मां गंगा का वो प्रचंड प्रवाह भगवान शिव शंकर की जटा में बद्ध होकर मेरे उस परम प्रतापी पुत्र के पीछे पीछे प्रवाहित हुआ। मैं सुजलाम सुफलाम होकर धन्य हो गई। पुत्रों के नाम से तो हर माता गौरवान्वित और परिचित होना चाहती है। मेरे परम प्रतापी पुत्र भरत के नाम से मैं मां भारती कहलाती हूँ, तो पुत्र भगीरथ के नाम से मां गंगा भागीरथी कहलाती है। साधनारत हर साधक के प्रयास को भगीरथ प्रयास कहते हैं, क्योंकि भगीरथ एक परंपरा है। ऐसे ही आज से 100 वर्ष पूर्व अर्थात सन 1925 में एक विचार गंगा मेरे नाभि स्थल से प्रवाहित हुई, जिसे आज सारा विश्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानता है। इस संघ गंगा की गंगोत्री मेरा नाभि स्थल अर्थात नागपुर नामक एक ऐतिहासिक नगरी है, और उसे प्रवाहित करने वाले महान भगीरथ का नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। 100 वर्ष की इस अखंड संघ साधना में ये भगीरथ परंपरा अक्षुण्ण है। चलिए, मैं आज आपको प्रथम 3 भगीरथों का साक्षात्कार कराती हूँ। आद्य सरसंघ चालक के नाते से जन जन में सुप्रतिष्ठित मेरे केशव ने वर्ष प्रतिपदा की मंगल प्रभात बेला में नागपुर में जन्म लिया। उस दिन अंग्रेजी तारीख थी 1 अप्रैल 1889। आज भी मुझे उसकी बाल सुलभ परंतु जन्मजात देशभक्ति की वो क्रीड़ा स्पष्ट दिख रही है। शास्त्री, अरे घर पर कोई है? कौन है? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, जरा रुकिए। अरे, मुझे गुरु जी आप? राम राम, आइए आइए, राम राम, आइए बैठिए। अजय सुनते हो कैसे हो ना? मुझे गुरु जी आए? कहिए गुरु जी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? हाँ हाँ। नमस्कार। नमस्कार। जल लीजिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। मानी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सुबह का दूध का पान स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सच कहा शास्त्री। परंतु आजकल ये अंग्रेज हमें हर चौराहों पर मुफ्त में चाय बांट रहे हैं, मानो हमें आदत लगा रहे हैं। आखिरकार वे सब बनिए है बनिए, अपना माल बेचने के लिए बाजार पेड़ बना रहे हैं। हाँ, परंतु हमारे लोग समझे तब ना। धीरे धीरे विष देकर जैसे विषकन्या बनाते हैं, उसी प्रकार चाय के आदी बन रहे हैं हमारे लोग। स्वास्थ्य हानि होगी इसकी किसी को चिंता ही नहीं। सच कहा भाभी। लीजिए गुरुजी, दूध पान कीजिए। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। घर के गांव का है। हाँ गुरु, आप तो जानते ही हैं, हमें 3 पुत्र 3 पुत्रियां हैं। बेटियां ससुराल चली गई है, बड़ा बेटा महादेव काशी से वेद पठन करके लौटा है, और पौरोहित्य कार्य में मेरा हाथ बटा रहा है। महिला है सीताराम, वो भी वेद पठन कर रहा है। छोटा केशव, उसे तो आप जानते ही हैं, आपका छात्र जो है। हमारे केशव को पूजा अर्चना कर्मकांड में कोई रुचि नहीं, और वैसे भी देश का परिस्थिति को देखकर एक ने अंग्रेजी शिक्षा लेनी चाहिए। यही सोचकर हमने केशव को यूनिवर्सिटी प्रशाला में दाखिला दिलवाया। हमारे महादेव शास्त्री अखाड़े में रुचि रखते हैं। पहलवान जो ठहरे अपने साथ साथ सभी भाइयों को कसरत करवाते हैं। अब व्यायाम के बाद दूध तो चाहिए ही ना। अब रोज रोज दूध खरीदने से अच्छा हमने दूध देने वाली गौ ही खरीद ली। अब रोज दूध भी मिल जाता है और गौ सेवा का लाभ भी मिलता है। दूरदृष्टि शास्त्री। इसीलिए केशव ऐसा पराक्रम करता है। अब क्या किया है हमारे बेटे ने? घबराइए नहीं, उसकी ये बात लीला देखकर मैं भी संबित हुआ। बच्चे के पैर पालने
आप भी, आपके बेटे केशव ने छत्रपति शिवाजी महाराज का रास्ता पकड़ लिया है। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां उसे पसंद है। छोटा है परंतु केसरी पढ़ने की चेष्टा करता है। परंतु उसने ऐसा क्या किया कि आपको यहाँ तक आना पड़ा? अब आप तो जानते ही हैं कि केशव और उसके 5-6 मित्र संध्या काल में मेरी विद्या पसंद करते हैं। तो फिर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बच्चे मंडली दरवाजा बंदकर स्वाध्याय कर रहे हैं। मैंने सोचा सर्दी के दिन है, यह होगा दरवाजा बंद। कल मुझे कुछ शंका हुई, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने दरवाजा खटखटाया, खोलने का नाम नहीं। जब डांटा तब जाकर खोला, देखता तो क्या, आखिर ऐसा क्या देखा गुरुजी आपने? अरे भाई, सारा कमरा मिट्टी से भरा पड़ा है। एक कोने में मिट्टी का बड़ा सफेद, बीच में बड़ा सा गड्ढा। ये सारे महारथी दीवार से चिपककर सर झुकाए खड़े, और इतने मासूम कि मार पड़ेगी ये जानकर हाथ फैलाए खड़े। केशव गुस्से जरूर है, परंतु गलती करने पर अपने घर की मार में भी पड़ता है। क्यों जी? हाँ हाँ भाग्यवान, मैं तुम्हारा कटाक्ष समझता हूँ। डेढ़ के बाद कुलोत्पन्न क्रोधी है, गुस्सेल है, यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ? लेकिन भाग्यवान, अपने लाडले की करतूतें तो सुनो। बताइए गुरुजी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, लेकिन इनके मासूमियत भरे चेहरे देखकर वो फुर्रा भी हो गया। तो मैंने केशव को डांटते हुए पूछा कि केशव, ये सब क्या करते हो? तो रोने लगे क्या? नहीं नहीं, सारे बच्चे केशव की तरफ देखने लगे। मैं तभी समझ गया कि ये लीडर है। तो मैंने उसे फिर डांटा, फिर पूछा कि केशव, ये सब क्या कर रहे हो? मेरा घर गिराना चाहते हो क्या? उसके बाद जो उसने मुझे बताया वो सुनकर तो मैं रोमांचित हो उठा। अरे भाई, इतनी सी आयु में इतनी बड़ी सोच। गुरुजी, आप हमारे उत्कट को बढ़ा रहे हैं। जल्दी बताइए। बताता हूँ। तो केशव कहने लगा कि हमारे नागपुर के सीताबर्णी किले पर जो अंग्रेजों का झंडा है ना, यूनियन जैक, हम उसे उतार कर हमारा भगवा झंडा फहराएंगे। उससे हमारे भोसले राजा का शासन आ जाएगा और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज सुरंगें खोदकर किले जीतते थे, हम भी वैसे ही करेंगे। ये सुनकर तो मैं पुलकित हो गया। अरे भाई, ऐसे छात्र पर कौन गुरु धन्य नहीं होगा। मैंने तो मन ही मन उसे आशीर्वाद भी दिया। शास्त्री, रेवती भाभी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। देखा, यह सब आपके प्रवचनों का फल है। आप उसे रामायण महाभारत जैसी कहानियां सुनाते हैं, केसरी जैसा वर्तमान पत्र पढ़ने का आग्रह करते हैं। परंतु इतना छोटा सा हमारा बेटा, उसे कुछ हो जाता। अच्छा रमा भाभी, एक बात बताना तो भूल ही गया, मैंने उसे झूठ-मूठ की डांट भी लगा दी है। सचमुच बड़ा ही अजीब लड़का है। जन्म से ही देश प्रेम साथ में लेके आया है क्या? गुरुजी, 2 वर्ष पूर्व की बात है। विक्टोरिया रानी का 60वां राज्यारोहण समारंभ था। तब आपके स्कूल में मिठाई बांटी गई थी। हाँ हाँ, मुझे स्मरण है। मानो सारे भारत में उस दिन उत्सव था। हमारा केशव बड़े गुस्से से घर में आया और देखता हूं तो क्या, सारी की सारी मिठाई उसने कूड़ेदान में फेंक दी। हाँ, महादेव ने पूछा भी, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? तो बोला नहीं, कहने लगा वो अंग्रेजों की रानी हमारी कौन लगती है, बोला उसके राज्यारोहण की मिठाई हम क्यों खाएं? उसने सबको गुलाम बना के रखा है। आखिरकार केशव ने मिठाई नहीं खाई, मतलब नहीं खाई। उसे समझाते समझाते मैं तो थक गई। 10 साल के बच्चे को शांत करने में 10 घंटे लगे। अरे बाप रे। अच्छा शास्त्री, रेवती भाभी, काफी समय हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। जी।